प्रिया एक छोटे से शहर में रहने वाली, अहमदाबाद की छोटी सी परिवार में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई लड़की। बहुत बड़े बड़े सपने थे उसके। जीवन में कुछ करके दिखाना चाहती थी प्रिया। प्रिया पढ़ने में बहुत ही मेहनती थी। 10th में 97%, 12th में साइंस से पास आउट हुई और 98% लेके आई। घर वाले चाहते थे कि प्रिया कुछ करे, कुछ बन के दिखाए, और प्रिया ने वैसा ही किया। 12th पास करने के बाद प्रिया ने नीट का एग्ज़ाम दिया और एमबीबीएस के लिए उसका सिलेक्शन हो गया। प्रिया को मौका मिला सफदरजंग से एमबीबीएस करने का। तो प्रिया आई दिल्ली अपने साथ कुछ सपने लेकर, और दिल्ली आने के बाद 4 साल कड़ी मेहनत की उसने, और 4 साल की मेहनत उसके रंग लेके आई, और प्रिया फाइनली बन गई एक डॉक्टर। प्रिया ने दिल्ली के एक बहुत ही बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उसको एज अ ट्रेनी डॉक्टर हायर कर लिया गया। एज अ ट्रेनी डॉक्टर बनने के बाद प्रिया वापस अहमदाबाद गई और अपने माँ बाप से मिली। माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनके सपने पूरे हो चुके हैं, पर कुछ ऐसा भयानक प्रिया का इंतज़ार कर रहा था, जिसके बारे में सुनने के बाद और समझने के बाद शायद आपकी भी रूह कांप जाए। प्रिया ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसके बाद प्रिया आज तक रातों को अपने उन भयानक सपनों को सोचकर भी उठ जाती है। आज भी प्रिया अगर अपने अतीत के बारे में सोचती है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो ऐसा क्या हुआ प्रिया के साथ, मैं बताता हूँ आपको प्रिया की पूरी कहानी आने वाले कुछ मिनटों में। तो प्रिया एमबीबीएस करने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रिया का सिलेक्शन हो गया था। प्रिया थी एक बर्न स्पेशलिस्ट। बर्न स्पेशलिस्ट जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ। जिन लोग जल जाते हैं, जो लोग भी कभी जिसका हाथ जल जाए या पैर जल जाए, वो पूरी तरह जल जाते हैं, तो जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट करते हैं उसे कहा जाता है बर्न स्पेशलिस्ट। तो प्रिया का जो पूरा एमबीबीएस था वो एज अ बर्न स्पेशलिस्ट उसने अपना कंप्लीट किया था। मैं आपको उस हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहा हूँ, उस प्राइवेट हॉस्पिटल का, क्योंकि जिसके द्वारा हमें ये कहानी दी गई है, ये कहानी हमें प्रिया के किसी खास फ्रेंड ने बताई है। तो जिसने हमें ये कहानी बताई है उसने हमें उस हॉस्पिटल का नाम बताने से मना करा है। तो मैं नहीं चाहता कि उस हॉस्पिटल का नाम आगे आए। तो प्रिया का सिलेक्शन हुआ, प्रिया हॉस्पिटल में गई। प्रिया की स्टार्टिंग में डे शिफ्ट थी। डे शिफ्ट बहुत अच्छी जा रही थी। प्रिया के पास छोटे मोटे केस आते थे। प्रिया जिस डॉक्टर के अंडर में काम करती थी वो डॉक्टर भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। प्रिया जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो प्रिया ने एक छोटा सा पीजी लिया दिल्ली के वसंत विहार इलाके में, जहाँ पे उसकी रूममेट एक नर्स थी। वो नर्स भी उसी के साथ उसी के हॉस्पिटल में काम करती थी। तो वो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और प्रिया और वो साथ हॉस्पिटल जाते थे। पर प्रिया की डे शिफ्ट चल रही थी और नर्स की भी डे शिफ्ट थी। कुछ समय बीता, प्रिया बहुत ही हंसी खुशी अपना काम करे जा रही थी। कुछ समय के बाद प्रिया की नाइट शिफ्ट स्टार्ट होने वाली थी। अब रात को हॉस्पिटल में प्रिया को जाना होता था। प्रिया को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूरा स्टाफ प्रिया के साथ होता था, तो ऐसी कोई इनसिक्योरिटी और कोई डर डॉक्टर्स के लिए नहीं होता है। तो प्रिया आराम से नाइट शिफ्ट करने लग गई। नाइट शिफ्ट उसकी बहुत ही बढ़िया जा रही थी। कुछ समय बाद एक ऐसी रात जिसने प्रिया की ज़िंदगी को बदल दिया, वो घटना जो उसके साथ हुई, ये उस रात से ही उसकी शुरुआत हुई थी। प्रिया हॉस्पिटल में गई। प्रिया के पास एक औरत का केस आया जो शायद 35 से 40 साल की उम्र के बीच में थी, और उसको 3rd डिग्री बर्न हुआ था। 3rd डिग्री बर्न लगभग एक ऐसा बर्न होता है जिसमें इंसान का पूरा शरीर जल जाता है, और इसमें बचने की बहुत कम उम्मीदें होती हैं। ऐसा ही प्रिया ने उस केस को देखा। प्रिया की डॉक्टर रात में अवेलेबल नहीं थी, तो उसका पूरा इलाज प्रिया को करना था। प्रिया ने जितनी पढ़ाई की थी उसके अनुसार उसने उसका इलाज किया, पर 3rd डिग्री बर्न से बच पाना कुछ ही लोगों के लिए संभव हो पाता है। बल्कि अगर 100 लोग 3rd डिग्री बर्न होते हैं तो उसमें से 99% लोगों की मौत होनी तय होती है। ऐसा ही हुआ। आने वाले 3 से 4 दिन तक प्रिया ने जी जान लगा के उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करी, उस औरत को बचाने की कोशिश करी, पर अंत में वो औरत बच नहीं पाई। उस औरत की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई थी शुक्रवार की रात को लगभग 1:30 बजे। प्रिया ने उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी। प्रिया ने अपने छोटे से करियर में पहली बार मौत को देखा था। पहली बार उसने किसी को देखा था कि किस तरह से इंसान अपनी आखिरी सांसें लेता है। प्रिया इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गई थी, थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि उसने कभी भी किसी को मरते हुए नहीं देखा था। पर जो कि उसका ऑक्यूपेशन था, उसके कलीग डॉक्टर ने उसको समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया है, तो ऐसा होता रहता है। तो प्रिया ने भी अपने आप को समझाया, और सुबह प्रिया को अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर डॉक्टर को देनी थी। रात को 2 ढाई बजे का समय हो चुका था।
जो नर्स प्रिया के साथ पीजी में रहती थी वो भी रात को वहाँ पे आ चुकी थी। उसने कहा, मैम आपने अपनी फाइल अगर रेडी कर दी हो तो आप मुझे दे दो, मैं सीनियर डॉक्टर को सुबह सुबह दे दूंगी। प्रिया अपने ऑफिस में गई और उसे याद आया कि जब लाश को लेके मॉर्ग में जाया जा रहा था तो उसी के स्ट्रेचर पे वो फाइल रखी हुई रह गई। अब प्रिया ने अपनी जो उसके साथ रूममेट थी उसको बोला कि फाइल मॉर्ग में रह गई है। तो उसने बोला, मैम आप फटाफट से ले आओ और तब तक मैं यहाँ की जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर देती हूँ। तो प्रिया ने कहा ठीक है। प्रिया एक निडर लड़की थी, एक शहर से आई डॉक्टर थी वो, तो उसे भूत प्रेत इन सब में कोई इस तरह से कुछ डर नहीं था। तो प्रिया को जाना था बेसमेंट में। तो हॉस्पिटल का जो बेसमेंट, लगभग जितने भी मॉर्ग होते हैं वो या तो हॉस्पिटल से थोड़े साइड में होते हैं या वो बेसमेंट में बनाए जाते हैं। तो प्रिया किसी भी तरह से ना डरते हुए चली गई, लेकिन जैसे जैसे वो मौत की तरफ बढ़ रही थी एक अनजाना सा डर, एक खौफ उसकी आत्मा को आवाज़ दे रहा था, क्योंकि नीचे बेसमेंट में कोई इंसान नहीं था। इवन ना तो वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड था। पूरी बेसमेंट के फ्लोर पे मात्र एक लाइट जल रही थी और वो भी टिमटिमा रही थी। प्रिया को थोड़ी सी घबराहट हुई, पर प्रिया ने अपने डर पर काबू किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। रात बहुत हो चुकी थी और जिस तरह से मैंने आपको बताया, हॉल में सिर्फ एक मात्र लाइट थी। प्रिया किसी तरह अपने डर पर काबू करते हुए आगे गई। हॉल के बेसमेंट में जो सीधी लाइन से जाने के बाद आखिरी में मॉर्ग था। तो प्रिया मॉर्ग तक पहुंची। प्रिया ने मॉर्ग का दरवाज़ा खोला और मॉर्ग के ठीक बीच में एक स्ट्रेचर पर एक औरत की लाश को सफ़ेद कपड़ों में पैक करके रखा गया था। प्रिया समझ गई थी ये उसी औरत की लाश है जो कि थोड़ी देर पहले ऊपर से लेके आई गई है। प्रिया तेजी से आंख बंद करते हुए उस औरत तक पहुंची और प्रिया ने जाकर वहां से अपनी फाइल उठाई। प्रिया थोड़ी घबरा रही थी। प्रिया ने जैसे ही फाइल को उठाया, प्रिया को एहसास हुआ कि जैसे कुछ ठंडा स्पर्श उसके हाथों को छुआ है। ऐसा होने के बाद प्रिया एकदम से डर गई। प्रिया ने जब साइड में देखा तो प्रिया ने पाया कि लाश का हाथ उसके हाथ से टच होता हुआ नीचे की तरफ हो रखा है। प्रिया ने सोचा कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, ये तो एक हाथ है जो कि लाश से टकरा कर नीचे आ चुका है। प्रिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया और प्रिया आगे वापस मुड़ी और जाने लगी। जैसे ही प्रिया वापस मुड़ी तो उसको ऐसा लगा जैसे वो लाश हिल रही हो। प्रिया ने पलटकर पीछे देखा और पाया वो लाश बैठी हुई थी। ये देखकर प्रिया की हालत पूरी तरह ख़राब हो गई। प्रिया ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और बाहर भागने का फैसला किया। परंतु जैसे ही प्रिया ने वापस भागने का फैसला किया, डर के कारण प्रिया को ऐसा लगा कि उसके पैर ज़मीन से जम गए हों। प्रिया अपने आप को हिला तक नहीं पा रही थी और धीरे धीरे वो लाश स्ट्रेचर से उठकर प्रिया की तरफ बढ़ने लगी और उसने आकर प्रिया के सामने खड़ी हो गई। उस लाश का पूरा मुंह, पूरा शरीर जला हुआ था। उसके बाल उसके मुंह पर थे और उसके मुंह से एक लाल कलर का पदार्थ बाहर गिर रहा था। प्रिया को लगा जैसे ये किसी का खून हो और उसने प्रिया के हाथ को पकड़ाया और जोर से चिल्लाई। ये चीख सुनकर प्रिया वहीं बेहोश हो गई। जब प्रिया अगले 1 या 2 घंटे तक वापस नहीं आई तो नर्स को चिंता हो गई। नर्स को लगा प्रिया बहुत पहले नीचे गई थी पर अभी तक वापस नहीं आई है। तो नर्स एक और अपनी साथी डॉक्टर के साथ से उनको बताया और उनके साथ नीचे आई और नीचे आकर देखा तो प्रिया वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। उन्होंने प्रिया को उठाया और वापस ऊपर लेकर गए। अगले दिन जब प्रिया की आँख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। वो घबरा कर उठी। उसने उठकर पूछा कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो उन लोगों ने बताया कि आप मैम नीचे बेहोश हो गए थे और हम आपको ऊपर लेकर आए। ये सुनने के बाद प्रिया को कल रात जो हुई सारी घटना याद आ गई। प्रिया ने सारी बात अपने रूममेट को बताई पर उसकी बात का भरोसा किसी ने नहीं किया। प्रिया ने वहाँ के डॉक्टर को भी बताया पर ऐसी अलौकिक शक्ति, ऐसी भूतिया घटनाओं के बारे में डॉक्टर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा शायद आप रात भर आपने काम किया था और आपको नाइट शिफ्ट में काम करने की आदत नहीं है, तो शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो, या आपके दिमाग की सोच है। प्रिया को लगा शायद ऐसा हुआ होगा और प्रिया ने इस बात को जाने दिया। अब प्रिया अपने घर चली गई जो कि वो पीजी में रहती थी। प्रिया पीजी में रही। अगले 1-2 दिन तक प्रिया के साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ। थोड़ा टाइम और बीता। एक दिन वापस प्रिया जब छुट्टी पे थी और उसकी रूममेट जो कि नर्स थी वो हॉस्पिटल भी जा रखी थी, तो प्रिया को अचानक 1 या 2 बजे अपनी खिड़की पर किसी के आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी, ठक ठक ठक। प्रिया को लगा कि उसकी खिड़की पर कौन है। मैं आपको बता दूं, प्रिया 4थी मंजिल पर रहती थी
और चौथी मंजिल पर रहने वालों की खिड़की इस तरह से बजाई नहीं जा सकती क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं था। प्रिया ने उस टाइम ये ध्यान नहीं दिया कि वो चौथी मंजिल पर रहती है और कोई उसकी खिड़की नहीं बजा सकता। प्रिया ने अचानक से हल्का सा खिड़की को खोला और उसने देखा वही औरत जो मॉर्ग में वहाँ पे थी, वो उसके सामने खड़ी थी। ये देखकर प्रिया की हालत ख़राब हो गई और वो प्रिया की तरफ देखकर एक क्रीपी सी स्माइल करने लगी, एक ऐसी स्माइल जिसे देखकर अच्छे अच्छों का खून जम जाए। प्रिया फिर से चिल्लाई और भागते हुए नीचे आई। बाकी रूमों में रहने वाली लड़कियों ने भी उस प्रिया की बात को सुना और उन्होंने फिर से प्रिया को समझाया कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि भूतों पे जल्दी से यकीन कोई नहीं करता है, और प्रिया की बात पर भी किसी ने भी यकीन नहीं किया। इसके बाद प्रिया बहुत डर चुकी थी। प्रिया ने अपने रूममेट को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो भी मान नहीं रही थी। फिर से 1-2 दिन गुजरे। 3-4 दिन के बाद जब प्रिया और प्रिया की रूममेट दोनों अपने एक साथ रूम में थे, रात को 1-1:30 बजे ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पीजी के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। सारे कुत्ते एक साथ बहुत ज़ोर से प्रिया के रूम की तरफ देखकर भौंक रहे थे। मैं आपको बता दूँ, प्रिया के रूम से ही लगकर साइड में एक पेड़ था। वो पेड़ कौन-सा था, वो मुझे नहीं पता है, बट एक पेड़ था वहाँ पे। उस पेड़ की तरफ देखकर कुत्ते ज़ोर-ज़ोर से भौंक रहे थे। प्रिया को भी लगा कि कुत्ते इस पेड़ की तरफ देखकर आज क्यों भौंक रहे हैं, ऐसा कभी तो होता नहीं है। प्रिया ने अपने रूममेट को उठाया और वो दोनों पीजी से नीचे आए और उन्होंने पेड़ की तरफ देखा। जब वो थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने पेड़ की तरफ देखा, अंधेरा हो रखा था, तो उन्हें एक साया वहाँ बैठा हुआ दिखा, पर उन्हें क्लियर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। प्रिया अपने साथ ऊपर से टॉर्च लेके आई थी और उसने वो टॉर्च पेड़ की तरफ मारी। जैसे ही उसने वो टॉर्च पेड़ की तरफ मारी, तो वो देखकर फिर से उसका खून मानो रुक गया हो। और प्रिया की रूममेट ने भी देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है, जो कि पूरी जली हुई है और उसके मुँह से खून निकल रहा है। ये देखकर दोनों की हालत ख़राब हो गई और दोनों पीजी की तरफ भागी। अब प्रिया के रूममेट को भी विश्वास हो चुका था कि प्रिया मैम जो बताती है, वो बिल्कुल सच है। वो कोई झूठ की कहानी नहीं सुना रही है, और अब उसने भी उसकी बात का विश्वास किया। प्रिया के रूममेट ने बताया कि वो एक मौलवी को जानती है, मौलवी बाबा को जानती है, जो शायद उसकी मदद कर सकते हैं। और ऐसा होने के बाद अगले ही दिन वो दोनों मौलवी बाबा के पास गए। उन्होंने जाकर बताया मौलवी बाबा को कि ऐसे-ऐसे प्रिया देख रही है और ऐसे-ऐसे हो रहा है। मौलवी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसे सारी बात का पता लग गया। मौलवी ने बताया कि वो अमावस्या की रात थी जिस दिन उस औरत की मृत्यु हुई थी, और तुमने उस रात उसको जाके स्पर्श कर लिया, जिसके कारण वो अब तुम्हारी रूह को लेके जाना चाहती है। वो तुम्हारे शरीर पर कब्ज़ा करना चाहती है। ये सुनकर प्रिया बुरी तरह हैरान हो गई और उसने बताया, आने वाली 3 रातों के अंदर वो तुम्हारे शरीर पर कब्ज़ा करके तुम्हें मौत के घाट उतार कर तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी। प्रिया बुरी तरह डर गई। प्रिया के रूममेट ने बाबा से कहा कि आप कुछ भी करके हमारी मदद कीजिए। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे पास अगले दिन रात को आना और मैं तुम्हें एक कुछ पोटली बना के दूँगा, जिसे तुम्हें कब्रिस्तान में जाके रख देना है। वो एक चढ़ावा होगा उस आत्मा के लिए, जिसके बाद वो आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी और उसको उसकी बलि मिल जाएगी। मौलवी बाबा ने एक धागा भी उन दोनों को बना कर दिया, जिससे वो आत्मा तो उन्हें दिख सकती थी, पर वो आत्मा उन्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं कर सकती थी, किसी तरह की चोट नहीं पहुँचा सकती थी। ऐसा ही हुआ। अगले दिन रात को वो दोनों अपने घर आ गए। अगले दिन रात को फिर प्रिया और उसकी रूममेट दोनों रात को अपने साथ में बैठे हुए थे। उन्हें फिर से खिड़की पे आवाज़ आई, ठक, ठक, ठक। दोनों डर गई, प्रिया भी डर गई और प्रिया सहम कर बिस्तर में एक तरफ झुक गई और प्रिया की रूममेट भी एक साइड होकर छुप गई। उन्होंने देखा खिड़की धीरे से अपने आप खुली और वो औरत बाहर ही खड़ी थी, और उस औरत फिर से वो औरत बुरी तरह जली हुई, उसके मुँह से खून बाहर की तरफ टपक रहा था। दोनों घबरा गई, पर प्रिया की रूममेट थोड़ी डरती कम थी, तो उसने प्रिया को समझाया कि ये हमें डरा सकती है, पर हमें किसी तरह का हार्म नहीं कर सकती। ऐसा होने के बाद प्रिया में भी थोड़ी हिम्मत आई और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वो आत्मा धीरे धीरे वो आत्मा पीछे की तरफ होती चली गई और वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन दोनों बाबा के पास गए और उनसे जाकर उन्हें वो मटकी लेनी थी, जिसे उन्हें कब्रिस्तान में रख के आना था। पर जब वो बाबा के पास पहुँचे, तो बाबा के घर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन्होंने जाकर पता किया कि बाबा कहाँ हैं, तो लोगों ने बताया रात को बाबा नींद में ही चल बसे। उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से बाबा की मौत हो गई। अब ये सुनकर प्रिया और उसकी दोस्त बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा तो बिल्कुल ठीक-ठाक थे। तब प्रिया की दोस्त ने कहा, शायद ये उसी आत्मा का काम है, क्योंकि बाबा तुम्हारी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद उस आत्मा ने बाबा की बलि ले ली।
अगले 3 दिन तक प्रिया के साथ कुछ नहीं हुआ। प्रिया को भी ऐसा लगा कि शायद वो आत्मा अब चली गई है, क्योंकि जो बलि वो लेने आई थी, शायद बाबा की बलि लेने के बाद उसका काम पूरा हो चुका है। पर ऐसा नहीं था। आने वाली 6-7 रातों के बाद प्रिया को वो औरत फिर से सपनों में दिखाई देने लगी और वो प्रिया से कहने लगी कि मैं तुझे जल्द ही यहाँ से लेकर जाऊंगी। प्रिया फिर से घबरा गई। प्रिया ने अहमदाबाद में अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया और उनको सारी घटना बता दी। उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके माँ बाप ने उसे कहा कि जल्दी से घर वापस आ। प्रिया अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद पहुंची। उसके माँ बाप ने वहाँ के एक बहुत ही सिद्ध गुरु से बात की थी, उन्हें सारी घटना के बारे में अच्छे से बताया था। तो जैसे ही प्रिया अहमदाबाद गई, वो प्रिया को घर ना ले जाकर सीधा लेकर गए बाबा के पास। बाबा ने प्रिया को जैसे ही देखा, उन्होंने बता दिया कि तेरे पीछे एक ऐसी आत्मा पड़ी है जो बहुत ही ताकतवर हो चुकी है और उसने अब तक एक ऐसे इंसान की बलि ली है जो पहले ही बहुत ताकतवर थे और अब वो और ताकतवर हो चुकी है। बाबा ने उन्हें बताया कि जो विधि अधूरी रह चुकी थी, उस विधि को हमें आज रात को ही पूरा करना होगा, नहीं तो वो आत्मा तेरी बलि जल्दी ही ले लेंगे। पर ये बाबा थोड़े समझदार थे। उन्होंने एक सुरक्षा घेरा अपने पास भी बना कर रखा था, जिससे कि वो आत्मा बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वैसा ही हुआ। वो दिन प्रिया के माँ बाप भी वहीं पर रुके और रात आ गई। रात को बाबा ने प्रिया को वो पोटली बना कर दी और कहा, इसे कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर रख देना और रख कर सीधा वापस आना। किसी भी तरह से वो तुझे डराने की बहुत कोशिश करेगी, तुझे पीछे मुड़ने पर मजबूर करेगी, पर तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधा आना है मेरे पास। अगर तू ऐसा करने में सक्षम रही तो इस आत्मा से तेरा हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। प्रिया बहुत घबराई हुई थी, पर उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो खौफनाक आत्मा उस प्रिया को किसी भी तरह से हार्म करेगी और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। प्रिया घबराती हुई, डरती हुई किसी भी तरह रात को 12 बजे कब्रिस्तान पहुंची। जैसा बाबा ने बताया था, प्रिया ने कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच उस मटकी को रखा और वापस मुड़कर अपने घर की तरफ चलने लगी, जहाँ बाबा रहते थे। जब प्रिया चल रही थी तो प्रिया को अपने पीछे से बहुत बार अजीब अजीब सी एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। प्रिया को अपने मम्मी पापा की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहे थे, प्रिया एक बार पीछे मुड़कर देख, पर प्रिया घबरा ही नहीं। प्रिया बहुत डर रही थी, पर प्रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और प्रिया ने वहाँ से तेज दौड़ लगाई और कब्रिस्तान के बाहर तक आ गई। प्रिया को लगा कि अब शायद सब ठीक हो चुका है। प्रिया वापस धीरे धीरे करके चलने लगी, लेकिन वो आत्मा ठीक प्रिया के पीछे ही थी। वो प्रिया को पकड़ तो नहीं पा रही थी, पर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही थी जिससे प्रिया वापस मुड़ जाए। प्रिया ने अपनी हिम्मत को पूरी तरह से बांधा और प्रिया अपने घर की तरफ चलती रही। जब प्रिया चल रही तो प्रिया के साइड में जितने भी पेड़ आ रहे थे, वो आत्मा वहाँ बैठकर हंस रही थी और कभी जोर जोर से रो रही थी। कह रही थी, प्रिया एक बार पीछे मुड़कर देख, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम का समाधान कर दूंगी, मैं तुझे मुक्त कर दूंगी, मैं तुझे कोई हार्म नहीं करूंगी, तू बस एक बार पीछे मुड़कर देख। पर प्रिया मुड़ी नहीं और सीधा बाबा के आश्रम में पहुंच गई और उसने आकर बाबा को बताया कि मैंने ये विधि पूरी कर दी है। और बाबा समझ गए थे कि अब वो आत्मा प्रिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा ने एक धागा बना कर दिया प्रिया को और कहा, अगले आने वाले 2 से 3 साल तक तू इस धागे को पहन के रखना, वरना क्या पता वो आत्मा फिर से तुझे हार्म करने की कोशिश करे। वैसे तो वो तुझे अब हार्म नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने उस विधि के द्वारा उस आत्मा को मुक्त कर दिया है और उसे बलि दे दी है, पर फिर भी तुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। प्रिया ने बाबा की सारी बातों को माना और वो अपने माँ बाप के साथ चली गई। इस घटना को 2 साल हो चुके हैं और प्रिया अभी तक ठीक है। वो आत्मा वापस प्रिया के पीछे कभी नहीं आई। पर दोस्तों, वो आत्मा आज़ाद नहीं हुई थी, उसको उसकी बलि मिल चुकी थी। वह आत्मा आज भी किसी कब्रिस्तान में इंतज़ार कर रही है एक शरीर का। तो आप वो शरीर बनने की कोशिश मत करना। आप मत जाना किसी भी कब्रिस्तान में रात के समय। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिनको भी हॉरर पसंद है, आप उन्हें मेरे चैनल के लिंक दीजिए। और अगर आपके साथ भी कोई भूतिया घटना घटी है तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझे अपनी सच्ची घटना मुझे यहाँ भेज सकते हैं। मैं आने वाली स्टोरी में उस घटना को ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए, सच्ची घटनाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।